हेलो बच्चों, मैं योगेंद्र शर्मा हाजिर हूँ फेडरलिज्म चैप्टर का पार्ट 3 लेके। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 मेजर टॉपिक्स को: लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। इससे पहले हम 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि जो हमारे इंडिया में फेडरलिज्म को हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारी फेडरलिज्म की जो पावर का डिवीज़न है वो सिर्फ बुकिश नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, इट इज़ एक्चुअली फॉलोड। और वो हम अगर हम इन 3 पॉलिसीज़ को पढ़ें और इनको समझें तो हमें पता चलेगा कि इंडिया में फेडरलिज्म को वाकई में अच्छे से अपनाया गया। और सरकार के जो स्टेप्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उसमें भी हमें फेडरलिज्म यानी पावर को कैसे डिवाइड किया है और शेयर किया है आपस में, उसके बारे में हमें दिखता है। तो सबसे पहले देखते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या हैं बच्चे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। मतलब क्या है इसका कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए हमारे कंट्री में। इंडिपेंडेंस के समय इंडिया के पास जो पार्ट था उसमें अराउंड 11 प्रोविंसेस थे, लेकिन आज की डेट में हमारे कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये इतने से इतने कैसे बने, तो इसको समझने के लिए देखिए कि उस समय सबसे पहले क्या बनाए गए, बहुत सारे जगहों से डिमांड आई कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे अलग अलग स्टेट्स बना दिए जाएं। तो 1947 में क्या हुआ कि स्टेट्स को बनाया गया और नए नए स्टेट्स को क्रिएट किया गया। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट, ताकि वो एक लैंग्वेज वाले लोग एक साथ रहें। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं, अदर बेसिस पे भी स्टेट्स को क्रिएट किया गया। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी। तो इसके बेसिस पे देखिए, कल्चर के बेसिस पे नागालैंड, एथनिसिटी के बेसिस पे उत्तराखंड और झारखंड। तो नागालैंड और उत्तराखंड और झारखंड, ये सारे 3 जो नए स्टेट्स जो हैं उस समय बनाए गए। इसके अलावा एक और स्टेट है जो बाद में बनाया गया अराउंड 2000, इट वॉज छत्तीसगढ़। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज रेज्ड, सम नेशनल लीडर्स फियर्ड दैट इट वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। कुछ लोगों को लगा, जो हमारे नेशनल लीडर्स थे उन्होंने पहले तो कहा कि हम स्टेट्स बना देंगे लैंग्वेज के बेसिस में, लेकिन बाद में वो रिलक्टेंट थे। मतलब उनको लगता था कि क्या पता ये लोग अलग अलग ना बढ़ जाएं, अभी अभी हमारा पार्टीशन हुआ और हम फर्दर डिवीजन करें। लेकिन जो उनका डर था वो गलत था। और हमने देखा कि जो एक्सपीरियंस हमारा बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। इट हैज ऑल्सो मेड द एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। और इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी आसान हुआ है। और अलग अलग स्टेट्स में अपने अपने यूनियन टेरिटरीज में अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं और वो ईजिली इस काम को कर पाते हैं। इस चैप्टर में जो हम लोगों को चीज़ें अपडेट करनी चाहिए जो पहले नहीं थी उस समय जब ये चैप्टर बना, जैसे तेलंगाना 2014 में बना, और अभी अभी हम रिसेंटली देखा ये कैसे जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हटा के यूनियन टेरिटरी बना दिया है, 2 यूनियन टेरिटरी। तो ये भी क्या है बेटा, ये भी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को डिवाइड करते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से हो सकें। और मैंने आपको बताया था कि क्लास में दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली को कंबाइन करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये किस लिए होते हैं, ताकि पावर की शेयरिंग ठीक से हो और जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके। अगला जो है वो है हमारी लैंग्वेज पॉलिसी। अगर हम बात करें, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी एक भाषा को अगर नेशनल लैंग्वेज बना देता तो क्या होता? क्या लोग सब एक साथ रह पाते? नहीं, झगड़ा होता, प्रॉब्लम होती। हमने देखा था पावर शेयरिंग में कैसे जो श्रीलंका है उसने सिंहाली लैंग्वेज को फोर्स किया। अगर हम भी किसी एक लैंग्वेज को फोर्स करते लोगों पे तो क्या होता? प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। हिंदी इंडिया में एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट 50% के थोड़ा कम है, वो लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन अगर बाकी हम उसको इम्पोज कर देते तो बाकी 50% में क्या होता है? उनको प्रॉब्लम फेस होती। इसीलिए हमने क्या किया, और कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमने एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई है। क्या बनाई है? हिंदी को आइडेंटिफाई किया है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। और सिर्फ हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी के अलावा बाकी स्टेट्स के इंटरेस्ट को देखने के लिए या बाकी जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट को देखने के लिए हमने 21 और भाषाओं को हमने क्या किया है, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई। आपके सामने लिस्ट है, इसमें आपको हिंदी भी नज़र आएगी। तो हिंदी और ये सभी भाषाएं जो हैं वो समान रूप से देश में फॉलो की जाती है। अपना स्टेट जो है वो जैसे केरला है वो मलयालम, उनकी मलयालम हिंदी रख सकते हैं,
तमिलनाडु तमिल और हिंदी। तो इस तरीके से उनकी अपनी भाषा को भी मानने की और उनको उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करने की हमने उनको आज़ादी दे रखी है। स्टेट हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन देयर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो कंट्री की तो हमारी ऑफिशियल है, लेकिन हर स्टेट की अलग अलग ऑफिशियल भाषा भी हो सकती है, जैसे बंगाल में बंगाली भी हो सकती है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीड टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश। अब मैंने इसको इंग्लिश को लिखा है यहाँ पर, इंग्लिश ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट में कहीं भी नहीं है, लेकिन कहीं भी नहीं है, लेकिन उसको यूज़ किया जाए, क्योंकि हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है कि इनिशियली देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे असमी से हम बात करते थे तो हिंदी में, तो वो कम्युनिकेशन का गैप था उस समय, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो उस समय इंग्लिश में होता था। तो हमने माना कि इंग्लिश को हम 65 तक यूज़ करेंगे, 1965 तक, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे लोग हिंदी और बाकी भाषाओं में बोलना स्टार्ट कर देंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा तो हम उसको हटा देंगे। लेकिन क्या हुआ, 65 में हमने देखा कि अभी भी हिंदी की ज़रूरत है, और इंग्लिश की ज़रूरत है, और इसलिए इसको कंटिन्यू किया गया। तो अभी भी देखते हैं आप, तो 3 भाषाएं एक तरीके से एक स्टेट में यूज़ होती हैं, इंग्लिश, हिंदी और उनकी अपनी भाषा। समझ में आया कैसे? बंगाल में कौन कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं? इंग्लिश, हिंदी और बंगाली। वैसे ही पंजाब में इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। वैसे ही तमिल में इंग्लिश, हिंदी और तमिल। तो इस तरीके का 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, अपने जो भी बच्चे रीजनल होते हैं उनको पता होगा कि वो कैसे एक एक्स्ट्रा भाषा उनको पढ़नी पड़ती है 8वीं क्लास तक। तो वो 3rd जो भाषा होती है वो इसमें से एक भाषा होती है। जैसे हमने लोग यहाँ पर बोलते हैं ना, यहाँ पे इस रीजन में कौन सी भाषा बोली जाती है? डोगरी। अच्छा, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। इसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि 1990 से पहले क्या सिचुएशन थी और 1990 के बाद क्या सिचुएशन हुई। ये चीज़ हमें समझनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली बात है पावरफुल है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कैसा रिलेशन रहता है। जैसे हम देखते हैं ना, केजरीवाल और केंद्र सरकार का झगड़ा होता रहता है, ममता बनर्जी और केंद्र सरकार का झगड़ा होता रहता है, तो ये झगड़े भी होते हैं लेकिन वो काम भी करते हैं साथ में। तो ऐसा क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे रिलेशन इसका होता है। पॉलिटिकल सीन वॉज डोमिनेटेड बाय द वन पार्टी बोथ सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। पहले क्या था, झगड़ा किसमें नहीं था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में एक ही सरकार थी, किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि स्टेट्स में अलग अलग पावर आने लगी, और धीरे धीरे जैसे अलग अलग पावर आई, छोटी छोटी पार्टी बनी, तो क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको हटाना शुरू कर दिया। यानी कांग्रेस के अलावा कोई और सरकार बनी थी तो उसको परेशान करते थे, हटाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इस चीज़ को हटाने के लिए देखिए 1995 में धीरे धीरे जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट थी वो काफ़ी पावरफुल होने लगी, वो मिलकर एक साथ लड़ने लगी और कॉलिशन बनाने लगी। नाउ द सेंटर एंड द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन कॉलिशन। कॉलिशन मतलब ग्रुप ऑफ पार्टीज। अ नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज हैव बिकम पावरफुल एंड प्ले क्रूशियल रोल इन द सेंट्रल स्टेट। तो अब जो रीजनल पार्टीज हैं वो अब कमज़ोर नहीं है, अब वो क्या है, वो सरकार के बनने और बिगड़ने में बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो ये एरा किस चीज़ का बेटा, दिस इज द एरा ऑफ कॉलिशन, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी पार्टीज मिलकर सरकार चलाती है। जैसे जो कांग्रेस पार्टी है और उसके साथ जो उसकी एसोसिएटेड पार्टी है जो उसको सपोर्ट करती है उन्हें हम बोलते हैं यूपीए, और जो बीजेपी है और उसके सपोर्टिंग पार्टी उन्हें हम बोलते हैं एनडीए। ठीक है बेटा, तो ये हमने 3 चीज़ें समझी है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे इस वीडियो को देखने के बाद फटाफट से भेज दीजिए ताकि मैं उनके आंसर्स आपको दे सकूँ क्लास ओवर होने से पहले। थैंक यू बेटा।